प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 8 और 9 अगस्त के करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिनमें अपना पहला प्रश्न है और वो ये है कि निम्न में से असम्मिलित है। आपके सामने जनजातियां दी हुई है और क्षेत्र दिया हुआ है, मतलब राज्य दिए हुए है कि ये जनजाति कहां पर पाई जाती है। तो ये अपना क्वेश्चन है। कारण ये है कि आदिवासी दिवस मनाया गया था, कब? 9 अगस्त को मनाया गया था। तो चलिए अपने देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन अपना है गुर्जर, सामने है राजस्थान, दूसरा है चकमा मिजोरम, तीसरा लेप्चा सिक्किम, चौथा कोरबा झारखंड। कौन सा असत्य है इसमें से? तो अपने को असत्य बताना है। असत्य कौन सा होगा? गुर्जर होगा। अब राजस्थान में अपने कह रहे हैं कि गुर्जर, वो गुर्जर हैं, वो जनजाति नहीं है, गुर्जर। ठीक है, ये गुर्जर कहां पर है? ये है अपने हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहां पर है? हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। बाकी ऑप्शन सभी सही है। चलिए चलते हैं, अपने कुछ बात करते हैं इनमें कि जो महत्वपूर्ण जनजाति है वो कहां कहां पाई जाती है। जिनमें सबसे पहले अगर अपन देखें गुर्जर कहां पर? हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अंदर। दूसरा देखें गद्दी या गद्दी, जो गद्दी समुदाय है वो कहां पर है? हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा एक आता है बकरवाल। कौन सा है? बकरवाल, जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर अपने बात करें गद्दी और बकरवाल, तो ये बकरियां चराने में, ठीक है, बकरियां चराने वाले समुदाय हैं गद्दी और बकरवाल। इसके अलावा मिजोरम में है चकमा, हाजोंग। जितने भी इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं वो मैं आपको यहां पर कवर करवा दूंगा। अगला आता है अपना सिक्किम, और सिक्किम में है लेप्चा और भूटिया। कौन सी जनजातियां हैं? लेप्चा और भूटिया। अगला है झारखंड। झारखंड के अंदर ध्यान रखिएगा कोरबा, असुर। कौन सी? असुर। एक आता है अगरिया। कौन सा? अगरिया। जो टिस्को है, जो टिस्को अगर अपने देखते हैं स्टील कंपनी है जो टिस्को है, वहां पर सबसे पहले अगर अपने जमशेदजी जो टाटा है उनको अगर पता चला था तो इसी अगरिया समुदाय के कारण ही पता चला था कि यहां पर लो एस्क है। ठीक है, गोंड, गोंड। इसके अलावा बेग्गा जो जनजाति है वो झारखंड के अंदर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? चेंचू। और यही तेलंगाना के अंदर भी पाई जाती है, कौन सी? चेंचू। ठीक है, तो ये कुछ जनजातियां मैंने आपको बताई जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर अपने देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? अंबोर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी करंट में चल रहा है अंबोर का क्या, एक राज्यसभा में विधेयक लाया गया क्या कि इसे जनजाति से बाहर निकाला जाए। ठीक है, जनजाति जो संशोधन अधिनियम नहीं बना है, वो विधेयक लाया गया, अधिनियम बनाया नहीं गया अभी तक। किस जनजाति के लिए है? अंबोर के लिए। ठीक है, इसके अलावा मिसमी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई एग्जामों में, अपतानी। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगर अपने बात करें मेघालय और असम में, तो गारो खासी जयंतियां कहां पर है? मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय की पहाड़ियां हैं, इन्हीं के नाम पर है, जनजाति के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया। इसके अलावा यहां पर चकमा भी है, मिरी भी है और मिकिर भी है। मिकिर की पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? असम में है। ठीक है, अब ये नहीं है कि क्षेत्र में जिस तरीके से जो पहाड़ियां उसी के आधार पर जनजाति तो कहीं भी हो सकती है, दूसरे साथ लगने वाले राज्य में भी तो हो सकती है। ठीक है, अगला आता है छत्तीसगढ़। यहां पर अगरिया और बेगा, भील, कोरकू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरकू, मुंडा। इसके अलावा अगर अपने बात करें त्रिपुरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा करंट में रहता है ये जनजाति रियांग। कौन सी जनजाति है? रियांग। अपने पहले की जो करंट अफेयर्स है उसमें भी ये कवर हो चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर संथाल आप पढ़ते हैं, 1855 के अंदर संथाल विद्रोह भी हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, संथाल। फिर अगर अपने बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर अपने बात करें जो अपने द्वीपीय, जो अपने द्वीप है, अब द्वीपीय क्षेत्र में आपको पता है कि 2019 के अंदर एक पर्यटक आया था और वो जो प्रतिबंधित एरिया है वहां पर चला गया था। तो सेंटिलीज जो द्वीप है, जहां पर सेंटिलीज जो द्वीप है वहां पर ये सेंटिलीज जनजाति रहती है और वहां पर वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये यहां पर जा नहीं सकते, कोई बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते। तो वो वहां पर चला गया, तो उसको क्या जनजाति सेंटिलीज ने क्या उसको मार दिया था। तो काफी चर्चा में रहा था 2019 में। तो अंडमान निकोबार में ये कुछ जनजातियां हैं, जैसे जारवास, बहुत इंपॉर्टेंट है, जारवास, निकोबारी, सेंटिलीज और सोमपेन।
ध्यान रखिएगा, 4 है अंडमान निकोबार में। कौन कौन सी है? जारवाज, निकोबारी, सेंटलीज, सोमपेन। ठीक है, तो ये जनजातियां थी मुख्य। इसके अलावा अगर अपने बात करें, क्योंकि 9 अगस्त को क्या है? अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये अपने चर्चा कर चुके हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार अगर अपने बात करें तो 700 से अधिक क्या है जो जनजातियां हैं भारत में, 700 से अधिक। अगर अपने आबादी की बात करें तो कितनी है भारत की? 8.6% है जनजातियों की आबादी। इसके अलावा ये जो 75 यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया था, ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, पीवीटीजी ग्रुप। ठीक है, जो पीवीटीजी ग्रुप में कितनी जातियां हैं? 75। यही ऑप्शन गलत दिया था यूपीएससी ने, तो 75 जनजातियां हैं इसके अंदर। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा आदिवासी जनजाति समूह कौन सा है? गोंड का है। और सबसे अधिक संख्या में बात करें कि जो जनजातियां हैं वो कहां पर पाई जाती है? ओडिशा में पाई जाती है। कहां पर? ओडिशा में। ठीक है, कितनी है? लगभग 22 समुदाय यहां पर रहते हैं। तो ये था अपना पहला प्रश्न। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। और दूसरा प्रश्न अपना है, हाल ही चर्चा में रहा कौन सा क्षेत्र? गोगरा क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? कहां पर है? ऑप्शन अपने पास है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लद्दाख के अंदर है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो गोगरा क्षेत्र है वहां पर भारत और चाइना की जो सेना है वो आपस में आमने सामने खड़ी थी, सभी दोनों तरफ से क्या सेना हटा ली गई है। चलिए अपने देखते हैं चाइना के साथ विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक आता है पंगोंग त्सो झील, इसके साथ में त्सो मोरिरी, कौन सी है? सोमोरेरी, त्सो मोरिरी झील है। और एक है पंगांग त्सो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों की दोनों क्या है? खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील। डल झील कैसी है? डल झील मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो ये पंगांग त्सो झील है, ये चर्चा में रहती है क्योंकि ये चाइना के साथ सीमा लगाती है। यहां पर मैप में देखें, जैसे अगर अपने उत्तर से बात करते हैं तो देखिए पहले यहां पर विवादित क्षेत्र कौन सा है? ये अपना आता है काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, काराकोरम दर्रा। तो सबसे पहला विवादित यहां पर ये है। उसके बाद में आता है दौलत बेग ओल्दी, ये भी अपने करंट अफेयर में कवर हो चुका है, दौलत बेग ओल्दी। उसके बाद में विवादित है अपना ये वाई जंक्शन, यहां पर है एक वाई जंक्शन के नाम से है। ठीक है, सीमा चौकी है। इसके बाद में आता है तिब्बत का जो हाईवे है वो यहां पर चर्चा में रहता है, ये यहां का, हालांकि ये चाइना के जो गलवान घाटी है अपने उससे आगे है। ठीक है, और फिर आती है अपनी यहां पर, ये बहुत ही चर्चा में रही थी, कौन सी? गलवान घाटी। ये भी अपने करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं। इसके बाद में ये है यहां पर, इसे हॉट स्प्रिंग भी कहा गया है। ठीक है, कौन सा? गोगरा क्षेत्र। ये देखिए अपनी सीमा है इसके साथ में चाइना का जो तिब्बत क्षेत्र है। ठीक है, ये गोगरा क्षेत्र। उसके बाद में अगर अपने देखें तो ये पंगांग त्सो झील का क्षेत्र है, ये है पंगांग त्सो झील का क्षेत्र। ठीक है, तो ये अपने देखा। इसके अलावा चाइना के साथ डोकलाम विवाद, हालांकि ये भारत भूटान का है लेकिन चाइना भी बीच में है इसमें। ठीक है, चाइना भी बीच में है। एक आता तवांग घाटी का विवाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम के अंदर। ये जियोग्राफी का है। नाथुला के अलावा सिक्किम के अंदर एक और दर्रा है, कौन सा? जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, तो जेलेपला से तीस्ता निकलती है, जेलेपला से ही तीस्ता नदी निकलती है। तो ये था अपने जो विवादित क्षेत्र है चाइना के साथ में, उनके बारे में प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न अपना है बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के संदर्भ में कौन सा से कथन असत्य है? कौन सा कथन है? असत्य। और अपने पास में 3 स्टेटमेंट है भैया, लंबा सा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है? नहीं, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा, इसमें केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष, मतलब केंद्र सरकार अध्यक्ष चुनती है और इसी के साथ में 5 और सदस्य भी शामिल होते हैं, मतलब टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं। अगला, इसमें केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति का प्रावधान भी शामिल है। कौन सा असत्य है इनमें से? केवल एक, केवल 2 या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केवल एक। कारण
ये संवैधानिक नहीं है, ये है सांविधिक, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, सांविधिक। ठीक है, अब देखिए अपने इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सांविधिक निकाय है और इसका जो इसकी स्थापना है वो की गई राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, हालांकि महिला ही होती है, परंतु कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होगा, ये कंपलसरी है। अगला इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो आयु है वो होता है, हालांकि ये निर्धारित केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। चर्चा में क्यों था ये क्वेश्चन मैं लेके क्यों आया, क्योंकि इनकी जो अध्यक्ष है कौन है, रेखा शर्मा। केंद्र सरकार के द्वारा इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया, मतलब इन्हें पुनः नियुक्त कर लिया गया है, इनकी पुनर्नियुक्ति कर दी गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये अपने सभी ने पढ़ा, इतिहास का प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो, सभी वैकेंसी आई हुई है, करो या मरो। ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा अपने पास है खिलाफत आंदोलन। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसलिए 8 अगस्त इंपॉर्टेंट था। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कहां से प्रारंभ हुआ था? ग्वालियर टैंक मुंबई से प्रारंभ हुआ था। और भारत छोड़ो ये किसने कहा था? ये नारा दिया किसने था? करो या मरो का तो गांधी जी ने दिया था, लेकिन भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? वो यूसुफ मेहरली के द्वारा दिया गया था। और ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से प्रसिद्ध है अरुणा आसिफ अली। इन्होंने क्या किया था? ग्वालियर टैंक में तिरंगा ध्वज फहराया था। अब अपने चर्चा करते हैं अन्य फैक्ट के बारे में। अब क्या हुआ? 1915 में गांधी जी भारत आए। कहां पर आए? भारत आए। भारत आने के बाद में 1917 का फेमस है चंपारण सत्याग्रह। क्या फेमस है? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। बिहार में नील की खेती के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था और सक्सेसफुल रहा। अगला 1918 में 2 यहां पर अपने को आंदोलन देखने को मिलते हैं इनके द्वारा। एक तो आता है अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। कौन सा? मिल मजदूर आंदोलन। कौन सा है? मिल मजदूर आंदोलन। दूसरा है खेड़ा का किसान विद्रोह है। खेड़ा का किसान सत्याग्रह है। ठीक है, फिर अगर अपने देखें 1919 में समर्थन दिया था गांधी जी ने किसको? खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन कौन चला रहे थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन चला रहे थे? मोहम्मद अली और शौकत अली चला रहे थे, कारण तुर्की के खलीफा की खिलाफत को बचाने के लिए। ठीक है, अब अपने 1919 में आ गए। अब क्या हुआ? इसी के चलते इन मुसलमानों का सहयोग मिला, मतलब मुस्लिम समुदाय का सहयोग मिला गांधी जी को। तो असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एकता देखने को मिली। और असहयोग आंदोलन कब लागू इन्होंने किया? 1920 में। मतलब कोई सहयोग नहीं करना अंग्रेजों का। ठीक है, असहयोग आंदोलन। उसके बाद में जैसे तैसे ये आंदोलन चलता रहा, लेकिन 5 फरवरी 1922 को यूपी में चोरा चोरी नामक स्थान पर क्या है? एक हिंसक घटना होती है और गांधी जी आंदोलन वापिस ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अगला आता है अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 1930 में। कब? 12 मार्च, दांडी मार्च के नाम से प्रारंभ हुआ। कब?
12 मार्च को प्रारंभ हुआ। यहां लिखते हैं अपने 12 मार्च को प्रारंभ हुआ और 5 अप्रैल को कहां पर पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे पैदल यात्रा 78 सदस्यों के साथ में। गांधी जी कहां से चले थे? साबरमती आश्रम से चले थे। 240 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की, दांडी पहुंचे, इन्होंने नमक कानून तोड़ा। कब? 6 अप्रैल को। ये ध्यान रखिएगा, 5 अप्रैल को पहुंचे थे, 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, मुख्य ये आंदोलन थे 3। अगला चौथा था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। तो ये थे मुख्य गांधी जी के आंदोलन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कैसे? स्वदेशी आंदोलन का है। स्वदेशी आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा है लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर क्या होगा? कौन थे स्वदेशी आंदोलन के समय? क्यों चलाया गया था? आंसर इसका होगा लॉर्ड कर्जन थे उस समय, क्योंकि 1905 के अंदर बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। इसी के चलते 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन होता है और उसमें वे निर्णय लेते हैं कि हम क्या अपनाएंगे, अब स्वदेशी अपनाएंगे, हम अंग्रेजों का जो वस्तुएं हैं वो नहीं अपनाएंगे। इन्होंने बहिष्कार कर दिया, इसे बहिष्कार आंदोलन भी कहा गया। तो जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें प्रस्ताव पास करते हैं, तो बहिष्कार का प्रस्ताव, एक राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव। इसमें क्या हुआ? सभी ने कॉलेज छोड़ दिए, विद्यार्थियों ने, जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उन्होंने वो छोड़ दिया, विदेशी कपड़े, उनकी होलियां जलाई गई। ठीक है, तो ये सब घटनाएं हुई। और स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त को। इसलिए ये चर्चा में था, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से प्रारंभ हुआ, कारण बंगाल विभाजन था। और इसी के चलते इंपॉर्टेंट ये भी था कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खादी को प्रमोट किया फिर गांधी जी ने कि विदेशी वस्त्र है उनकी होली जलाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो ये था स्वदेशी आंदोलन के बारे में। अब अपने देखते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कब? ये क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा? रेगुलेटिंग, कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके तहत पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था सीधा, बंगाल का गवर्नर था, टेढ़ा नहीं था, सीधा था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, सीधा ही था बंगाल का गवर्नर। फिर क्या था? 1773 का रेगुलेट किया इन्होंने कि शासन के रेगुलेट करना है, और बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था सीधा, अब क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। और था कौन पहला? वारेन हेस्टिंग्स था। फिर क्या हुआ? भारत का पहला गवर्नर जनरल, वो क्या था? बंगाल का था, अब पूरे भारत पर। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक है, तो यहां पर अब क्या पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल करना था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। तो पहला कौन था? विलियम बेंटिक। ये क्या था? 1833 का अधिनियम आया था। 1833 का अधिनियम के तहत ये भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का पहला वायसराय, अब ये क्या गड़बड़ हो गई? लॉर्ड कैनिंग था। तो भैया अपना 1857 की क्रांति हुई थी, तो गवर्नर जनरल कौन था? यही था। कौन? कैनिंग था। ठीक है, कैनिंग ही था। अब क्या हुआ? जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में डायरेक्ट नियंत्रण हुआ किसका? ब्रिटेन की महारानी का, और अधिनियम आया एक 1858 का अधिनियम, और इसी के तहत क्या कर दिया गया? वाइसराय कर दिया गया। इस पद को नाम क्या चेंज कर दिया? वाइसराय। गवर्नर जनरल से अब आ गया वाइसराय आ गया। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल फिर कौन होगा? क्योंकि अंतिम कैनिंग ही था। ठीक है, क्योंकि इसका पद चेंज कर दिया बाद में, वाइसराय नाम दे दिया, तो गवर्नर जनरल अंतिम तो कैनिंग ही रहेगा। अगला, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जब स्वतंत्र हुआ था, किसने दी थी स्वतंत्रता की घोषणा? माउंटबेटन थे, उन्होंने विभाजन की घोषणा दी थी 3 जून
ठीक है, तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम और प्रथम भारतीय, कि भारत के अंतिम भी थे कि लास्ट गवर्नर जनरल है, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ी व्याख्या लंबी जा रही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। क्या बात है, ये सुना ही नहीं होगा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन अपने पास है। पहला, कृषि क्षेत्र में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से। दूसरा ऑप्शन अपने पास है द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम निर्माण से। तीसरा ऑप्शन है समुद्री संसाधनों का दोहन से, और चौथा है स्वच्छता हेतु तकनीकी रोबोट निर्माण से। सही आंसर क्या है? सही है इसका द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम निर्माण से। कैसे? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ। इसी समय अपने को पता है एक घटना हुई थी 6 अगस्त को, एक हुई थी 9 अगस्त को। ये हुई थी नागासाकी पर अमेरिका ने बम डाला, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम डाला। अब बम फोड़ दिए कहां पर? एक तो परमाणु बम इन्होंने फोड़ा कहां पर? 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। 3 दिन रुक के एक अगला ठोका उन्होंने 9 अगस्त को नागासाकी पर। ठीक है, अब नागासाकी पर इनके नाम भी है। अब जो बम बनाए गए थे, क्योंकि परमाणु हथियार थे नहीं, अब उन्होंने छुप के बनाए थे अमेरिका ने। किस प्रोजेक्ट के तहत? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु हथियार बनाए। 2 उन्होंने बम बनाए। पहला लिटिल बॉय मतलब छोटा बच्चा, फिर फैटमैन मतलब बड़ा बच्चा। ठीक है, पहला लिटिल बॉय 6 अगस्त को। कौन सा? लिटिल बॉय। कौन सा है? लिटिल बॉय। कहां पर डाला? हिरोशिमा पर, मचा दिया तहलका। अगला 9 अगस्त को उन्होंने यहां पर डाला फैटमैन, बड़ा बच्चा, फैटमैन, भारी आदमी। ठीक है, तो ये डाला नागासाकी पर। तो ये था। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि जापान आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। चले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न निम्न में से असम्मिलित है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि जो माउंट मेरापी है यहां पर क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ऑप्शन असम्मिलित बताना है। पहला ऑप्शन है माउंट मेरापी इंडोनेशिया, दूसरा है बेरेन द्वीप पाकिस्तान, तीसरा है विसुवियस इटली, चौथा है कोटोपेक्सी इक्वेडोर। सही आंसर क्या होगा? इसका होगा बेरेन द्वीप पाकिस्तान, क्योंकि ये बेरेन द्वीप पाकिस्तान में नहीं है, भारत में है। कहां पर? मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान। अगर अपने देखें तो डायरेक्ट अगर अपने देखें तो ये अंडमान में आता है। किसमें? अंडमान में। ठीक है, चलिए अपने बात करते हैं कुछ अन्य जो है ज्वालामुखी क्षेत्र। एक आता है रिंग्स ऑफ फायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? रिंग्स ऑफ फायर मतलब अग्निवलय, आग का घेरा कहां पर है? प्रशांत महासागर में। दिखा देते हैं आपको प्रशांत महासागर में किस तरीके से है। अब ये पता चल रहा है मैप कैसे आ गया? ये तो उल्टा पुल्टा कर दिया भाई। कैसा कर दिया? उल्टा पुल्टा कर दिया। कैसे? तो अगर अपने देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया है मैप में। अगर आपने देखेंगे तो प्रशांत महासागर का ये देखिए अपने चिल्ली वाला एरिया है। ठीक है, क्योंकि अपने देखते हैं ना एल निनो और ला निनो, उसी तरीके से इस मैप को देखना है। तो ये जो क्षेत्र है यहां पर सबसे अधिक ज्वालामुखी क्षेत्र है, इसलिए इसे रिंग्स ऑफ मतलब घेरा है ना, रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। कहां पर है? ये प्रशांत महासागर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने पिछली क्लास में डियागो गार्सिया करवाया था हिंद महासागर में द्वीप, उसी तरीके से ध्यान रखना है प्रशांत महासागर में रिंग्स ऑफ फायर। दूसरा आता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। कौन सा है? स्ट्रोम्बेली। कहां पर है? इटली में। ठीक है, अगला आता है माउंट एटना, ज्वालामुखी स्थल है। माउंट एटना कहां पर है? इटली में। विसुवियस सभी ने नाम सुन रखा है, कहां पर है? इटली में। फ्यूजियामा कहां पर है? जापान में। और किलिमंजारो कहां पर है? तंजानिया में। और माउंट रेनियर कहां पर है? यूएसए में। भारत में बेरेन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है।
एक है भारत में नारकोडम। कौन सा है? नारकोडम। ये क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है, कि यहां पर बहुत वर्षों से क्या है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ नहीं है। तो ये था अपना ज्वालामुखी का प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न अपना है, हाल ही में आयोजित जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास किन देशों से संबंधित है? ऑप्शन अपने पास है भारत फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है भारत यूएई, तीसरा है भारत कजाकिस्तान, चौथा है भारत श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि ये मैं करवा चुका हूं, फ्रांस, कजाकिस्तान, श्रीलंका तीनों करवा चुका हूं पिछली क्लास में। इसका सही आंसर होगा भारत यूए। भारत यूए के बीच में, अब भारत व कजाकिस्तान के बीच में मैंने आपको करवाया था कौन सा? काजिंद। कौन सा? काजिंद हुआ है। श्रीलंका के साथ में होता आया है मित्र शक्ति। कौन सा? मित्र शक्ति। फ्रांस के साथ में गरुड़। कौन सा? गरुड़। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रहा रोहिणी आयोग। कौन सा है? रोहिणी आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रोहिणी आयोग का संबंध है, पहला ऑप्शन है महिला शिक्षा प्रोत्साहन से, दूसरा है यौन शोषण तथा बाल अपराध की घटनाओं पर समीक्षा से, तीसरा ऑप्शन है ओबीसी के उप श्रेणीक्रम करने से, चौथा है अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक गणना से। इसका सही आंसर होगा ओबीसी के उप श्रेणीक्रम के लिए इसका गठन किया गया है रोहिणी आयोग का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अपना अंतिम प्रश्न है, नवंबर 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26 का आयोजन कहां होने वाला है? कहां होने वाला है? ऑप्शन है ग्लासगो ब्रिटेन, दूसरा है पेरिस फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है मैड्रिड स्पेन और चौथा ऑप्शन है अबू धाबी यूएई। कहां पर होने वाला है? ग्लासगो ब्रिटेन में होने वाला है COP 26। पेरिस फ्रांस में हुआ था COP 21। सभी अपने जानते हैं पेरिस का समझौता 2015। ठीक है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। मैड्रिड स्पेन में हुआ था COP 25। ठीक है, लेकिन जो नवंबर में अभी हो रहा है वो COP 26 हो रहा है। और अबू धाबी में होगा COP 28। तो भैया COP 27 कहां गया? COP 27 कहां गया? ये कोरोना की वजह से क्या है, COP 26 टल गया था। ये 2020 में होना था, ये 2019 में हुआ था। COP 25 ये 20 में होना था, लेकिन ये हो कब रहा है? 2021 में हो रहा है। तो इसकी उन्होंने डेट क्या डिसाइड नहीं की है। ओरिजिनल साइट पे भी ये दिखा रहा है कि इसकी कोई डेट डिसाइड नहीं है। COP 28 है, ये डिसाइड कर दी इन्होंने, अबू धाबी में होगा, यूएई में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने इसकी थोड़ी व्याख्या पर। अगर अपने देखें व्याख्या में, COP जो है वो यूएनएफसीसी सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। COP है वो यूएनएफसीसी का सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, सर्वोच्च निकाय है। और जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रक्रिया का समर्थन करने हेतु सम्मेलन है। इसमें सभी देश मिलकर क्या जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है उस पर चर्चा की जाती है। और प्रतिवर्ष क्या यह सम्मेलन होता है। और जो यूएनएफसीसी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मुख्यालय कहां पर इसका? बोन, जर्मनी में है। अगर कोई इसका सम्मेलन क्या है, प्रतिवर्ष क्या है, जितने भी समूह देश है इनके साथ में शामिल, उनमें क्या रोटेशन बेस पे इनका सम्मेलन होता रहता है। तो ये थे अपने मुख्य प्रश्न। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, कौन सा? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर अपने देखें, वो है ओलंपिक 2020। कौन सा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पदकों की सूची में कौन से स्थान पर है? ठीक है, कौन से स्थान पर है? तो ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किसमें बताएंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।